किसमें हो जाएगा? बीटा प्लस, मतलब जो काम किए थे अल्फा में वही किस में कर लें हम लोग? बीटा प्लस में, और फिर बीटा माइनस में। आप समझ लो, ठीक है, ध्यान से समझना ना, ठीक। कौन सा डीके करेगा ये कैसे? सब एलिमेंट, हर एलिमेंट अलग अलग करेगा, अपनी उसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, किसको ज़्यादा निकालना है किसको कम निकालना है, समझे? हर एलिमेंट अलग अलग कर सकता है, हाँ ठीक। ये भी ज़रूरी नहीं है अलग अलग एनर्जी निकला तो कभी अल्फा कभी बीटा, ये भी हो सकता है, ठीक। अच्छा अब मान लो जैसे हम कौन सा पहले पढ़ लें, हम बीटा प्लस। बीटा प्लस, बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस का मतलब हो गया पॉजिट्रॉन, ठीक। अब इस रिएक्शन में देखो बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा मेरी बात समझना है ना। अगर बीटा प्लस है, बीटा प्लस निकल रहा है मतलब पॉजिट्रॉन निकल रहा है, पॉजिट्रॉन का मतलब ई प्लस ना, ई प्लस का मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझो एक्चुअली इसमें होता क्या है, ठीक है, कि बीटा प्लस में हमारा एक प्रोटॉन है, क्या है? प्रोटॉन, ठीक। जो प्रोटॉन है वो हमारा अपने प्रोटॉन में से, बहुत सिंपल बात बताओ, अगर प्रोटॉन में से चार्ज निकाल दो तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। चार्ज निकाल दो, प्रोटॉन में दो चीजें हैं ना, एक चार्ज एक मास है, ठीक है, चार्ज उसका निकाल दिया, प्लस चार्ज निकाल दें, ठीक है, अगर हम उसमें से ई प्लस निकाल दें तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन बन गया ना, ठीक। बीटा प्लस में हमारा प्रोटॉन कन्वर्ट होता है किसमें? न्यूट्रॉन में, किसमें? और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो अपने अंदर से एक पॉजिट्रॉन निकालेगा। ये हम समझ गए ना कि प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। अच्छा अगर यही चीज अब रिएक्शन की फॉर्म में लिख लें तो मान लो ले लेते हैं x, क्या लेते हैं? x एटॉमिक नंबर, z एटॉमिक मास, और यहाँ पे हमारा अब कौन सा इमिशन हो रहा है? बीटा प्लस। बीटा प्लस हो रहा है मतलब कि अपने अंदर से एक चार्ज निकाल दिया, चार्ज निकाल दिया तो z में -1, एक प्रोटॉन निकाल दिया ना, तो क्या हो गया? x की वैल्यू, a तो a रहेगा ना, ये तो a और ये -1 और साथ में ई प्लस आ गया ना। ये हमारा पूरा रिएक्शन है, समझ गए? इस इक्वेशन में फिर से बोल दे रहे हैं, प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है? और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो अपने अंदर से ई प्लस निकालता है, मतलब पॉजिट्रॉन। तो अब यहाँ पे हम क्या निकाल लें? ये y होगा ना, सॉरी ये x से y बदल गया ना, ठीक है। अब इसमें हम क्या निकाल लें? मास डिफेक्ट। क्या निकाल लें? अगर हम मास डिफेक्ट डेल्टा m की वैल्यू पूछें तो क्या लिखें? mx माइनस my माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कर लें ना, mx अगर एटम वाला लेते, मान लो ऐसे लिखें न्यूक्लियस का ना, mx माइनस my माइनस ये चीज लिख सकते हैं। अच्छा और इसको डिटेल में लिखो, ये समझ गए सब लोग, ठीक। अगर हम कह दें कि इसको ऐसे लिखना है, मान लो न्यूक्लियस का मास कितना था? mx, यही ना, टोटल एटम का मास mx था, एटम का मास। अच्छा इसमें से किसका मास माइनस कर दे? इलेक्ट्रॉन का। एटम में से इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे, क्या बचेगा? न्यूक्लियस। x में कितने इलेक्ट्रॉन? z, तो माइनस ZMe आ गया। और y वाले की बात करें, My माइनस Z -1 Me और एक और -Me, ये तो है ना, समझे मेरी बात, ठीक। अगर इसको ओपन कर ले तो क्या बचेगा? mx माइनस ZMe माइनस My माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, ओपन कर दे तो क्या? ZMe माइनस Me माइनस Me आएगा, और ये ZMe से ये ZMe तो क्या बचा? mx माइनस My माइनस 2Me। अब पिछले वाले में याद करो Me आ ही नहीं रहा था, उसमें आ रहा था mx माइनस My मास ऑफ हीलियम, हीलियम नहीं अल्फा, ठीक। तो अब हम समझ गए इसमें रिलीज होने वाली जो एनर्जी पूछे तो डेल्टा m इंटू कितना? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही ना। और डेल्टा m की जगह mx माइनस My माइनस 2Me इंटू कितना? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब थोड़ा बात और समझिए, रिएक्शन उक्शन समझ गए, ये सब खुद से कर सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी बात और समझिए। ये बताओ जैसे x जो है दो में टूटा, एक तो टूटा इलेक्ट्रॉन में और एक y में, ठीक। अच्छा एक तरह से ये इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब इन दोनों से पूछें, ठीक है, किसका मास ज्यादा? अच्छा y का ज्यादा कि बहुत ज्यादा?
ये तो इलेक्ट्रॉन का मास है ना, इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे ही कम होता है। कम क्या होता है, एक प्रोटॉन से बहुत कम होता है, तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा। अगर इससे बहुत ज्यादा तो मास जो है इसका बहुत ज्यादा, तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी, वाई की, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की। किसकी ज्यादा, समझ रहे हो कि अगर दो चीजें टूट रही हैं, एक बड़ा सा एक बहुत छोटा सा, तो बड़े में से छोटा सा टूटा तो ज्यादा तेज कौन चलेगा, छोटा वाला। तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा छोटे वाले की, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। तो ये बेसिकली क्यू एनर्जी, ठीक है, या क्या लिखें, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम क्यू इज एब्जॉर्ब बाई इलेक्ट्रॉन, ई प्लस, इलेक्ट्रॉनिक पॉजिट्रॉन, यही ना। यहां पे समझ गए, यहां पे इसका मास बहुत ही कम है, इसका मास बहुत ही, इनके कंपैरिजन में तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा वेलोसिटी। तो मैक्सिमम एनर्जी कौन लूज कर ले, कौन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन। समझ गए, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं पॉजिट्रॉन, समझे, क्लियर हो गया। और समझो, ठीक है, अब मान लो हमको यहां से, हमको वही फिर कर ले, क्या लगा ले, फिर चेक कर ले ना, अरे मैग्नेटिक फील्ड डालें, फिर यहां से हम ये चीज यहां से इंटर कराएं, है ना, इंटर कराएं तो घूम के वापस आना चाहिए। जितना रेडियस हमारा आ रहा है उतने पे ही निकलना चाहिए, जितना हमारा रेडियस आ रहा है उतने पे ही क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। मगर फिर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ, जितना डाले थे कुछ आए तो फिर देखा गया क्या, कुछ और भी है, कुछ और भी, तो कुछ और भी जो है, यहां पे एक पार्टिकल निकलता है न्यूट्रिनो, बात समझ में, उसका जो यहां पे पार्टिकल निकलेगा उसका नाम क्या है, न्यूट्रिनो, एकदम नाम याद रख लीजिए, न्यूट्रिनो, समझ गए। जैसे उसमें क्या निकल रहा था, गामा फोटोन, वैसे इसमें न्यूट्रिनो। मतलब अब पूरा रिएक्शन याद रखेंगे कि प्रोटॉन अगर टूटेगा तो क्या क्या बनेगा, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, समझ गए। ये हमारा किसका एमिशन है, बीटा प्लस, या तो पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस कह लें या तो पॉजिट्रॉन, समझ गए। नहीं कुछ चलिए, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट, ठीक है, लिख लो, फटाफट लिखो, खुद से लिखो, पूरा खुद से लिखो, याद हो जाएगा तुम्हें। नहीं सर, खुद से लिख ली होगी, नहीं रुक जाइए। अब कर रहे हैं, मैक्सिमम एनर्जी कौन एब्जॉर्ब किया, पॉजिट्रॉन। चलो
अब क्या कर लें, बीटा माइनस या तो क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पिछला जो पढ़े हो, ठीक है, उसी का जस्ट क्या उल्टा। ठीक है, क्या उल्टा, उसमें कौन टूट रहा था, प्रोटॉन, इसमें कौन टूटेगा, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे बात कर लेते यार, न्यूक्लियस की बात हो रही है, प्रोटॉन टूटा था, अब कौन टूट रहा है, न्यूट्रॉन। मान लो न्यूट्रॉन में से एक प्लस निकला, तो एक और क्या निकलना चाहिए, माइनस, तभी तो नेट जीरो होगा। इस पर नेट चार्ज, इसमें से +1 लोगे तो -1 बचेगा ना। तो अगर अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, मतलब एक निगेटिव, तो क्या बचेगा, पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन, है ना, होगा। ठीक, और उसमें याद करो, अभी पिछला जस्ट अभी पढ़े ना कि इसमें क्या निकल रहा था, एक और पार्टिकल, न्यूट्रिनो। वैसे यहाँ पे निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, न्यूट्रिनो का जस्ट उल्टा है। ठीक है, इसका नाम क्या देंगे, एंटी न्यूट्रिनो। समझ गए। अब यही चीज इसमें कर लो, x ये क्या है a, ये क्या है z। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, z की वैल्यू, प्रोटॉन बढ़ रहा है, अरे न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो z के प्रोटॉन कितना था, z कितना लिख लें, z+1, तो ये हो गया y और ये क्या हो गया a, और प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस नहीं आ गया, न्यूट्रिनो को न्यू से एंटी न्यूट्रिनो को बार। समझ गए, ये कौन सा है, अच्छा हाँ कर लोगे ना। अगर इसका हम पूछ लें तो भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, मास डिफेक्ट निकल जाएगा। किस सिंप्लाई कर देंगे, 931.5। ये समझ गए। एक चीज और, एक और लास्ट सुन लो। ठीक है, एक होता है के कैप्चर, क्या कहता है, के कैप्चर, के मतलब के शेल, KLMN होता है ना, तो के का मतलब यहाँ से किससे है, के शेल। के शेल कौन सा शेल होता है, फर्स्ट शेल, है ना, KLMN होता है ना, तो के कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल। ठीक, अच्छा के शेल में क्या है कि अगर हमारे चारों तरफ न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कौन है, इलेक्ट्रॉन, है ना, हमारे इसके चारों तरफ कौन है, इलेक्ट्रॉन। मान लो ये जो न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, अगर ये अनस्टेबल है, ठीक, अब कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कि ये जो न्यूक्लियस ये कैसा है, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, अब इसके अंदर का जो प्रोटॉन है वो अगर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले तो क्या बन जाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले तो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा। और न्यूट्रॉन बनने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अरे स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई काम करेगा, कोई भी न्यूक्लियस, अगर ये सारी कहानी कब थी, तो अभी भी ये न्यूक्लियस कैसा है, अब अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने चारों तरफ जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब करके प्रोटॉन क्या बन गया, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किसको एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन को, क्या बना, न्यूट्रॉन बना, यही ना। न्यूट्रॉन बनने से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, हो गया ना। इसी को कौन सा कैप्चर है ये, के कैप्चर। क्यों नाम के कैप्चर है, फर्स्ट शेल क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब। लिख लो, हाँ क्या चीज, फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, हाँ आओ बैठो, ये बैठो, कहीं बैठो, ठीक है ना। के कैप्चर में हम डिफिनेशन बोल दे रहे, लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। अनस्टेबल न्यूक्लियस, समटाइम्स, जो नहीं चाहता है वो लिख लो, समटाइम्स अनस्टेबल न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब फ्रॉम K shell and form a neutron, due to which stability increases. This is called K capture. ठीक है, ठीक, समझ गए। इसमें एक चीज और भी बनेगा क्या, एक चीज और बता दो, और भी कुछ बनेगा। अरे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बनेगा, एंटी न्यूट्रिनो बन जाएगा, बनेगा ना, वो भी चीज़ आ जाएगी। और इसी को अगर मान लो हम उसके फॉर्म में लिख दें, मान लो ये न्यूक्लियस X है, ये A है और ये Z है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, क्या नहीं बने क्या, अरे भाई एंटी न्यूट्रिनो इधर आके न्यूट्रिनो बना दो, यही ना हो गया। अरे ये इधर एंटी न्यूट्रिनो आएगा, इधर भेज दो, तो एंटी न्यूट्रिनो माइनस मतलब न्यूट्रिनो लगा दो, इसके जगह क्या लगा दे, न्यूट्रिनो इधर लगाएंगे तो, समझ रहे हो ना। ठीक, और कर लें, ये समझ गए। ठीक, इसमें एक चीज़ और कर लें, अगर मान लो हम ऐसे करते हैं, ये बन गया भाई, बना ना, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो क्या होगा, ए तो ए, अरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन
तो इलेक्ट्रॉन क्या, प्रोटॉन क्या हो रहा है? कम, प्रोटॉन कम, प्रोटॉन कम तो Z माइनस होनी रही कितना A, और ये नहीं हो गया, समझ नहीं गए? ये रिएक्शन भी आ गया किसका? के कैप्चर का। ठीक, जब कर रहे लिखो भाई लिखो। अभी समझा देंगे। अच्छा एक चीज़ और बता दो ना, एक बार और रिपीट कर लें क्या, सीधा सीधा। सबसे पहले कौन ले लें? x ए जेड, फिर x ए जेड, फिर x ए जेड, फिर 4 बार था ना, ठीक, अल्फा बीटा गामा। हाँ एक और ले लेते हैं ना, 4 ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले कौन कर ले? अल्फा। तो क्या लिखे? a माइनस 4 z माइनस 2 प्लस 2He4 प्लस आ गया। फिर a इसमें क्या कर लेते हैं? बीटा क्या कर लें? प्लस। तो क्या होगा? y ना, a z माइनस 1 न्यूट्रिनो, ठीक है ना। फिर y z प्लस 1a प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो गामा, कुछ नहीं, 3 डिग्री था ना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस और ये गामा। ये सारी कहानी क्यों हो रही है? अपने आप की अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, यही रिएक्शन मेन है, इसी रिएक्शन से पूरी कहानी बनी है, समझ गए? ठीक, चलो नेक्स्ट लिखो, रब कर रही है सब, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी न्यूक्लियस अनस्टेबल थे, ठीक है, वो अनस्टेबल न्यूक्लियस, हम लोग स्टेबिलिटी कर्व पढ़े थे ना, ठीक, स्टेबिलिटी कर्व पढ़े थे। स्टेबिलिटी कर्व में सुनना आप ध्यान से, ठीक है। स्टेबिलिटी कर्व में हम क्या क्या लिए थे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नीचे प्रोटॉन। तो n/z का रेशियो था, ठीक, और n/z का रेशियो स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। n ऊपर कैपिटल N लिखे थे, नीचे z लिखे थे, ठीक। तो हमारा n और उसका z का जो रेशियो था कितना था? 1। कुछ उससे ज़्यादा थे, कुछ उससे कम थे, वो सब क्या थे? अनस्टेबल। जितने भी हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, कैसे न्यूक्लियाई? अनस्टेबल न्यूक्लियाई। क्या हो गया? नंबर ऑफ, तो उल्टा होगा, ये हम सही कर लेंगे, हम अभी करा देंगे, ठीक है, घबरा मत, ठीक। उसका रेशियो सही कर लेना, वो जो भी अगर लिखे हम शायद उल्टा बोल दिए, ठीक है। एन और जेड ना, ये नंबर ऑफ क्या है? न्यूट्रॉन और नंबर प्रोटॉन, ठीक है, वो चेक कर लेना अपना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ चेक, सुनो कहानी सुनो, ठीक है, इसका कोई वो मतलब नहीं है, सुनो, ठीक है, जो मेन है वो आप लोग लिखे हो। जितने भी हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियस, अब सुनो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, ठीक, या नया टॉपिक, ठीक है। जितने भी हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं, वो अपने आप को क्या करना चाहेंगे? और स्टेबल करने के लिए क्या क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन और डीके। और जो एलिमेंट डीके करता है उन एलिमेंट को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यही ना। और अब हमको क्या स्टार्ट करना है? रेडियो एक्टिविटी, समझ गए? जो डीके करेगा उन एलिमेंट को क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इस प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी। तो अगर कोई पूछेगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, तो क्या बताओगे? वो एलिमेंट जो अपने अंदर से एनर्जी इमिट करें, ठीक है, डीके करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कोई पूछेगा रेडियो एक्टिविटी का रीज़न, न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं तो अपने अंदर से डीके करते हैं ताकि एनर्जी लॉस करें। एनर्जी लॉस करने से उनकी एनर्जी क्या हो? कम हो। एनर्जी कम हो तो स्टेबिलिटी लिख लो, लिखो रेडियो एक्टिविटी, नहीं उसी में, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, हो गया? रेडियो एक्टिविटी में लिख लीजिए, ठीक है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई emit radiations, emit radiation to become stable, to become stable, to become stable, हो गया? To become stable, to become stable. This phenomena is called radioactivity,
दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, और फिर an element is called radioactive element. This phenomena is called radioactivity and element is called reactive element. हो गया? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, रेडियो एक्टिविटी हम लोग जान गए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों होते हैं, रीज़न भी जान गए हम लोग, ठीक। अच्छा ये बताओ, रेडियो एक्टिविटी का यूज़ किसने डिस्कवर किया था? अरे यार, हेनरी बैक्वेरेल ने। उसके बाद मैरी क्यूरी ने पूरा उसको एक्सप्लेन किया था, है ना, लॉज जो थे, ठीक है, हेनरी बैक्वेरेल ने बताया, बैक्वेरेल भी यूनिट आती है, ठीक है, मैडम क्यूरी ने उसको पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक, क्या लॉज होते हैं, कैसे आधा हो जाता है ना। अच्छा ठीक है, रेडियो एक्टिविटी ये डिस्कवरी हो गई, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का यूज़, एप्लीकेशन, एक तो पता है सर, डेटिंग करते हैं, कार्बन डेटिंग, हाँ, सबसे बेस्ट वे जो है क्या है, कार्बन डेटिंग, ठीक। जो कार्बन डेटिंग है, ठीक है, कार्बन डेटिंग में हमारा क्या होता है, कैसे करते हैं सर? जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करेंगे, अपने अंदर से एनर्जी मिट करेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे, तो जितना उनका वैल्यू है, जितने हमारे पार्टिकल्स है, उनका क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ, उस टाइम में क्या हो जाएगा, हाफ, और जितने टाइम में हाफ होगा उसको क्या कहेंगे, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं ना, या टी हाफ से लिख लो ना, ठीक। जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करेंगे, डीके करेंगे, डीके करने से नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, कम होगा, रेडियो एक्टिव पार्टिकल कम होते अपने इनिशियल वैल्यू का, और जितने टाइम में अपना इनिशियल जितना प्रेजेंट था उसका हाफ हो जाए, उसी टाइम को क्या कहेंगे, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। मान लीजिए 1000 था या 10,000 था, ठीक है, और वो हमारा मान लीजिए 200 साल में 5000 हो गया, ठीक है, तो उसका हाफ लाइफ टाइम कितना है, 200 साल, नहीं आ गया, तो जितने टाइम में अपने इनिशियल वैल्यू का क्या हो जाए, हाफ, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। तो हर चीज़ में कितने पार्टिकल हैं प्रेजेंट हैं, ये हमको हर चीज़ में रेडियो एक्टिव प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बन डेटिंग में ही ना करते हैं कि हर चीज़ में कितने हमारे कार्बन 12 प्रेजेंट है, ये हम लोग जानते हैं पहले से, ठीक। अब मान लो कोई डेड हो गया, ठीक है, डेड हो गया, मान लो उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए था हमारा 10,000, कितना होना चाहिए था, 10,000, और जब उसको चेक करने गए तो उसके अंदर बचा था हमारा सिर्फ 2,500, ठीक है। तो 10 से 5,000 आया कितने साल में, 200 साल में, मान लो इसका हाफ लाइफ टाइम कितना था, 200 साल, फिर 500 से या 250, ये 5,000 और ये 2,500, हाँ, फिर ये कितने में आया, फिर 200 साल, नहीं ना, जितना उसका वैल्यू है उसका क्या हो गया, हाफ, ठीक। तो टोटल ये आने में कितना लिया, 400 साल, कितना लिया, 400 साल, तो इसका टाइम कितना है, 400 साल, बस नहीं। तो कार्बन डेटिंग के लिए सबसे बेस्ट इसका यूज़ है ना, और कई जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। खैर चलो, ये हो गया। हाँ, इसमें सबसे पहले कौन सा लॉ है, सोडी लॉ, ठीक है, सोडी लॉ। क्या होता है सोडी लॉ, क्या क्या, हाँ ठीक है, बोलो सोडी लॉ, याद है, याद है कि नहीं, सोडी लॉ क्या कहता है, किसी को नहीं पता, पहली बार, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, एक सेकेंड में कितने पार्टिकल हमारे डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, या रेट ऑफ जो डिसइंटीग्रेशन है, डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन लोग समझ रहे हो ना, डीके कर रहा है, निकाल रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे ये समझ गए, जो रेट ऑफ डीके है, क्या है, रेट ऑफ डीके, मतलब अगर डीके हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते जा रहे हैं। तो देखो ना, 10,000 थे, 5,000 हो गया, 5,000 से 2,500 हो गए, तो कम हो रहे हैं ना। तो इनका जो नंबर ऑफ पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो रहा है या डिके हो रहा है, उसका जो रेट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल के ना। और एन क्या है, नंबर, एन इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल क्या प्रेजेंट एट टाइम टी, समझ गए। यहाँ पे कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट टाइम टी।
रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन फिर से बोल दे रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n वेयर n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट टाइम t। अच्छा, ये अब जो रेट ऑफ डीके है ये पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे घट रहा है भाई, 10 से 5, 5 से 2.5, ये वैल्यू क्या हो रही है? तो रेट ऑफ डीके की वैल्यू नेगेटिव है ना, ठीक। और अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट। तो एन डी बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं क्या? माइनस इधर, हाँ, और वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है लेमडा एन, ठीक है। जहाँ पे लेमडा क्या है? डीके कांस्टेंट है। लेमडा क्या है? डीके कांस्टेंट, समझे? यही हमारा सोडी लॉ है। क्या कहा सोडी लॉ में? रेट ऑफ डीके proportional to नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट टाइम t। समझ गए? अब इसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? देखो ऐसे लिखें क्या, dn बाई n इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू डी टी। dn बाई n इज इक्वल टू माइनस लेमडा डी टी, जहां पे n क्या है? t टाइम पे नंबर ऑफ पार्टिकल, समझ गए? ठीक। और ये हमारा अब समझना, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दे? 0 टाइम पे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे? मैक्सिमम। अरे क्या, पहले ज्यादा होगा फिर कम हो रहा होगा, तो पहले 0 टाइम पे क्या था? n नॉट था ना। मान लीजिए t टाइम में कम हो गया, कितना हो गया? n हो गया ना। अब इसको ये समझ गए, लिमिट 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो क्या लिखें? log n, कहां से कहां तक? n नॉट से n माइनस लेमडा डी टी का t माइनस 0 दैट इज t। और इसको क्या लिख सकते हैं? log n माइनस log n नॉट माइनस लेमडा t। log m माइनस n को log m बाई n, तो ऐसे लिखेंगे क्या? n अपॉन n नॉट माइनस लेमडा t बेस e मान लें क्या? यहां से बेस एक्सचेंज कर सकते हैं, तो बेस एक्सचेंज करेंगे, क्या लिखेंगे? n अपॉन n नॉट e पे पावर माइनस लेमडा टी। बेस एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं? 10 पे पावर 2 इज इक्वल टू 100। 10 पे पावर 2 इज इक्वल टू 10 क्या है? बेस। 2 क्या है? पावर। इसकी वैल्यू कितनी? तो ऐसे लिखते हैं क्या कि log बेस 10 100 इज इक्वल टू 2। ये तो है बेस 10, ये यहाँ, तो वही चीज यहाँ पे की है ना, इसका बेस e है। तो ये जो था ये पावर था ना, तो इसका पावर माइनस लेमडा टी, और जो बचा वो वैल्यू है। तो क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू n नॉट e पे पावर माइनस लेमडा इंटू टी। नहीं आ गया? समझ गए? इतने पार्टिकल क्या हो गए? डिसइंटीग्रेट हो गए। इतने पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो गए, खत्म हो गए। समझ में आया? बचे कितने? n था पहले, इतना था n नॉट, और n नॉट e माइनस लेमडा टी डिसइंटीग्रेट हो गए, तो बचे कितने? n नॉट माइनस n नॉट e पे पावर माइनस लेमडा टी। समझे? ये हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल ना, यहाँ पे लिखे टाइम t। n नॉट क्या है? इनिशियल जितना थे। लेमडा क्या है? डिके कांस्टेंट। t क्या है? टाइम। और लेमडा की वैल्यू, लेमडा का यूनिट, अरे बोलो यहीं से, अरे ये यूनिटलेस है, तो ये सेकंड, तो ये अपॉन सेकंड, तभी तो कैंसिल होगा। तो लेमडा का यूनिट क्या? 1 अपॉन सेकंड। समझ में आया? जहां पे लेमडा क्या है? डीके कांस्टेंट। समझ गए? देखो फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, सोडी लो देख लेना। अकॉर्डिंग टू दिस द रेट ऑफ डीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। टी टाइम पे n प्रेजेंट है। ये वैल्यू लास्ट में वहां पे मान लिए तो उतना था, पहले उतना था जितना था उसका डायरेक्टली, अब घट के इतना कम हो गया। मतलब टी टाइम पे कितना n नहीं प्रेजेंट, वो बचा हुआ है, अच्छा हुआ। मतलब सॉरी यार, इतना घट गया, बचा हुआ के लिए माइनस करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकलवाएंगे, टेंशन मतलब अभी, ठीक है? हाँ, इतना खत्म हो गया। हाँ ठीक है, कुछ नहीं, पहले ये लिख लो। अरे अकॉर्डिंग टू दिस द रेट ऑफ डीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट टी।
गया। थैंक यू सर। कुछ नहीं। लिखो नेक्स्ट। अब क्या लिख लें, अब क्या पढ़ लें? हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ। क्या होता है टी हाफ? जितने टाइम में वो क्या हो गया, हाफ हो गया, अपने इनिशियल का आधा। अगर हम पूछें यहाँ से, सुनना मेरी बात, ठीक है, हम कह दें अगर टाइम की जगह टी हाफ ले लेते हैं, टाइम की जगह क्या ले लें, टी हाफ, तो एन की जगह एन नॉट बाई टू, एन की जगह इसमें रख लो एन नॉट बाई टू इज इक्वल टू एन नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा टी। लिख सकते हैं, ठीक, ये कैंसिल हो गया, ये टी हाफ है, ठीक है, क्या बचा हाफ, या तो क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर माइनस 1 और ई पे पावर माइनस लेमडा टी हाफ, देख सकते हो। अगर इसको सॉल्व करना है तो दोनों तरफ लॉग ले लें, क्या log 2 माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ई पे पावर माइनस लेमडा टी, क्या आया? अच्छा, इसके माइनस 1 किधर बाहर, तो माइनस log 2 लिख सकते हो और माइनस लेमडा टी हाफ log 2, तो माइनस माइनस कैंसिल, अरे सॉरी log e, यही ना, ठीक, और log e की वैल्यू बेस e माने हैं तो 1, log e की वैल्यू बेस e माने हैं, तो लेमडा टी हाफ इज इक्वल टू क्या, तो log टी हाफ की वैल्यू, सॉरी टी हाफ की वैल्यू log 2 अपॉन क्या लेमडा, ये फॉर्मूला आ गया, यही ना, ठीक, जहाँ पे लेमडा क्या है और टी हाफ लाइफ टाइम, इसका बेस चेंज ऑन करके चेंज करें तो आप लोग चेंज ऑन कर लोगे तो डायरेक्ट हम आंसर लिख दें, इसकी वैल्यू रख जानते हैं ना, टी हाफ की वैल्यू कितनी आएगी 0.693 अपॉन लेमडा, ठीक है, इसका बेस चेंज करेंगे ना, बेस चेंज करने के बाद ना वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिखें टी हाफ की वैल्यू 0.693। अगर हमको लेमडा पता है, ठीक है, तो टी हाफ निकाल लेंगे, यूनिट क्या है सेकेंड, अरे पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर, ये ना हो गया, ये क्या आ गया हमारा हाफ लाइफ टाइम, समझ गए, लिख लो हाफ लाइन, लिखे हाफ लाइफ, हाँ क्या हो गया, लिखो लिखो जल्दी लिखो, हो गया होगा, मतलब हमको लेमडा दिया रहेगा तो टी हाफ निकाल लोगे ना अब, अच्छा हम पूछें कि मान लो हम एन और टी में ग्राफ पूछें, तब एन में और टी में घट रहा है, कैसा ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, तो ऐसे कुछ बनेगा क्या ग्राफ, ठीक है, डिक्रीज कर रहे हैं ना एक्सपोनेंशियली, यही ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एन की वैल्यू अरे कम डिसइंटीग्रेट होता जाएगा ना, ठीक है, टच करता है ना वाई एक्सिस पे, क्रॉस करता है क्या सर, इनिशियल कुछ वैल्यू होता है ना उसका, नहीं खत्म नहीं नहीं होगा, होता सर, इनिशियल कुछ वैल्यू होता है ना, हाँ तो ऊपर हाँ, तो ये तो ऊपर से टच करेगा, अरे यार ठीक है, इसे तो तुम बना सकते हो, अभी ये ना ऐसे ये डिक्रीज करता रहेगा हमेशा ना, यहाँ पे कुछ है एन नॉट, ठीक, ये टी है और ये क्या है एन, ठीक है, अगर हम कह दें जितना इनिशियली ये हाफ हो गया ना, इतना लगभग बीच में कहीं हाफ है, तो ये टाइम कौन सा टी हाफ, नहीं हो गया है ना, होगा, अगर ये वैल्यू ये मैक्सिमम कितना है एन नॉट, तो ये कितना होगा
एन नॉट बाई टू, तो ये टी हाफ, यहाँ पे टी हाफ एक और ले लें, अगर यहाँ से ड्रॉ करें, देखो अगर ये टी हाफ अगेन है, टी हाफ 1 है, ये टी हाफ 2 है, फिर से एन नॉट बाई 4, ऐसे होता जाएगा ना। ठीक, हो गया होगा। चलो एक चीज़ और बता दो, मान लो t इज इक्वल टू 0 पे ये n जो था n नॉट था, t इज इक्वल टू 0 पे n क्या था, n नॉट। अगर हम कह दे t की जगह t हाफ ले लें, अब n की जगह n नॉट बाई 2, ठीक है, ये t1, t2 जो ले लें अगेन t हाफ ले लें, अब तो अब जो बचा n नॉट बाई 4, या तो ऐसे लिख सकते हैं n नॉट हाफ, या तो क्या लिख सकते हैं n नॉट हाफ का स्क्वायर। अगर थर्ड हम ले लें t हाफ, अब n3 n नॉट बाई 8, या तो n नॉट 1/2 का क्यूब। ऐसे ही tn बार हम t हाफ लें तो n जो हो गया किसी टाइम t के लिए क्या 1/2 पे पावर n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, यही ना। कितनी बार, देखो हाफ लाइफ टाइम यहाँ पे कितनी बार ली है, 2 बार, यहाँ कितनी बार, यहाँ कितनी बार, n बार। तो n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल टाइम, टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ टाइम। नहीं हो गया, हम कह दें कि हाफ लाइफ टाइम जो है, मान लो हाफ लाइफ टाइम सपोज करो 2 साल है, ठीक है, और हम 100 साल बाद पूछ रहे हैं, तो क्या लिखें 50, n की वैल्यू, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 पे पावर 50। नहीं हो गया, हाफ लाइफ टाइम 4 है और हम पूछ रहे 200 साल बाद, है ना, होगा, समझ गए। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, यही ना। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो कॉमन सेंस यूज करो यार, कि 100 साल में हाफ लाइफ टाइम कितनी बार होगा, 50 बार आएगा ना, 50 बार आधा आधा होगा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम, समझ गए। ये हमारा इक्वेशन हो गया। और एक हाफ लाइफ टाइम में कितना हो जाएगा, जस्ट आधा। अगर हमारा 10 है तो एक हाफ लाइफ टाइम में 5, है ना, दूसरे हाफ लाइफ टाइम में 2 पॉइंट नहीं नहीं, ये जितनी भी इक्वेशन है ये छोटे पार्टिकल के लिए है ही नहीं, 2 4 10 के लिए नहीं है, ठीक है ना। इन्हें कि 50 100 नहीं, ये लाखों करोड़ों के लिए है। बस इसमें ये जो भी इक्वेशन लिख रहे हैं, ये नहीं ये हमारा 2 था तो हाफ लाइफ टाइम के बाद एक हाफ लाइफ, आधा, आधे का फिर आधा, फिर उसका बाबू, हाँ ये सब कुछ नहीं, समझे ना। ये क्या होगा हमारा, कितने पार्टिकल के लिए है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, तब हमारे ये वैलिड है, समझ गए। ये इसका लिमिटेशन है, याद रखिएगा, ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक। ये समझ में आ गया ना। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, n इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम। बंद कर दो आदर्श।